तो दोस्तों अपनी पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि आपको KTM RC सीरीज में क्या क्या चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है उसके कॉम्पिटिटर बाइक से। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको R15 जो यामाहा की तरफ से आती है इसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और वहीं कोई दूसरी बाइक से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है तो डायरेक्टली आप मेरे से इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। अब बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों R15 पे आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी मिलती है इस पर तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन साथ ही में वीडियो में जब हम लोग R15 के बारे में बात कर ही रहे हैं तो इसकी प्राइसिंग जान लेते हैं, इसमें अभी कौन कौन सी कलर्स आ रही है इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सो ऑन रोड न्यू दिल्ली में ये बाइक आपको मिलनी चालू हो जाती है 1,75,000 रुपीज़ एंड ऑल द वे टिल 1,78,000 रुपीज़ तक इसकी प्राइस जाती है। कलर्स के अकॉर्डिंग इस बाइक की प्राइस काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। बहुत सी कलर्स के लिए आपको प्राइस कम देने पड़ते हैं, कुछ कलर्स के लिए प्राइस यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो इस बाइक में आपको थंडर ग्रे कलर देखने को मिल रहा है, इसमें आपको रेसिंग ब्लू कलर देखने को मिल जा रहा है, इसमें आपको डार्क नाइट कलर मिल रहा है और चौथी जो कलर मिल रही है वो है मेटालिक रेड। तो ये जो मेटालिक रेड वाला कलर है ये इसमें नया ऐड किया गया। बाद बाकी जो तीनों कलर्स थी डार्क नाइट, रेसिंग ब्लू और जो सिल्वर टाइप की कलर थी, मतलब जो थंडर ग्रे कलर थी वो आपको पहले से मिलते आ रही थी। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि यामाहा R15 में आपको क्या क्या चीजें अच्छी देखने को मिलती है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट आपको इसमें सबसे अच्छी चीज देखने को मिलती है इसकी फीचर्स। जी हाँ दोस्तों, एक 150cc बाइक होने के बावजूद भी आपको R15 में काफी अच्छी फीचर्स देखने को मिलती है और इसमें आपको कुछ ऐसे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं जो किसी कॉम्पिटिटर बाइक्स में आपको नहीं देखने को मिलती है। जैसे आप लोग RS200 ले लीजिए या फिर RC200 ले लीजिए या फिर RC125 भी ले लीजिए, लेकिन किसी में आपको स्लीपर क्लच नहीं देखने को मिलती है। R15 के साथ आपको स्लीपर क्लच भी देखने को मिलता है और इसमें आपको VVA भी देखने को मिलता है, मतलब होता है इसका वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन। और इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हुआ है, ये क्या होता है, कैसे इसमें R15 में ये फीचर काम में आती है। तो वो वाली वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी और ये वीडियो में भी हम लोग उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर में। तो इसमें आपको स्लीपर क्लच भी देखने को मिल जाता है, डुअल चैनल ABS भी देखने को मिल जाता है, इसमें आपको VVA भी देखने को मिल जाता है, साइड स्टैंड इंजन किल स्विच वाली भी फीचर देखने को मिल जाती है। तो फीचर लोडेड ये बाइक को कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो अगर आपको प्रीमियम 150cc सेगमेंट में अगर सबसे ज्यादा फीचर्स वाली बाइक चाहिए तब आराम से आप लोग R15 वर्जन 3 के साथ जा सकते हो। तो अब जैसा आप लोग जानते हैं कि R15 वर्जन 3 वैसी अपनी 150cc सेगमेंट में बाइक है जिसमें कि आपको सबसे ज्यादा पावर एंड टॉर्क मिलता है। और वहीं अगर इसके टॉप स्पीड से हिसाब से इसको कंपेयर किया जाए तो अपने से बड़ी डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक्स को भी ये पीछे छोड़ देती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि RS200 BS4 या BS6 की जो टॉप स्पीड है वो उतनी नहीं पहुंचने पाती है जितनी कि R15 वर्जन 3 की। और RC200 के बारे में तो जैसा आप लोग जानते ही हैं। तो अपने ऐसे बड़े इंजन वाली बाइक्स को भी ये बाइक पीछे छोड़ देती है टॉप एंड परफॉर्मेंस के मामले में। और अपनी सेगमेंट में तो जैसा आप लोग जानते हैं कि इसके जैसा आपको परफॉर्मेंस कोई भी और दूसरी बाइक में नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग इसी की नेकेड सिबलिंग को छोड़ के यानी MT15 को छोड़ के इस बाइक को और कोई दूसरे बाइक से कंपेयर करे तो आपको कोई भी 150cc सेगमेंट या फिर कोई 200cc सेगमेंट की बाइक्स में इस बाइक की जैसी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। तो टू बी एग्जैक्ट इसमें 155cc का इंजन मिलता है, लेकिन फिर भी अगर 150cc लेकर अगर इसको डिस्क्राइब किया जाए तो पूरे इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावर एंड टॉर्क इसमें आपको मिलती है, क्योंकि इसमें VVA लगा हुआ है। VVA का मतलब आप लोगों में से बहुत लोगों को हो सकता है पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता होगा वो मेरी पुरानी वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तब आप लोगों को पता चलेगा कि यामाहा के इंजीनियर्स लोगों ने इस बाइक के साथ कितना कलाकारी किया है, जिसकी वजह से ये जो बाइक है अपनी सेगमेंट की काफी ज्यादा बेमिसाल बाइक है। अब दोस्तों तीसरी जो इस बाइक में आपको सबसे अच्छी चीज देखने को मिलती है वो है इसकी लुक एंड स्टाइल। अब वैसे दोस्तों लुक्स जो होते हैं वो तो एक सब्जेक्टिव मैटर होता है, किसी लोगों को पसंद आएगा किन्हीं लोगों को पसंद नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोग R15 की रेटिंग्स देखोगे डिजाइन के मामले में तो आपको लगभग 5 में से 4.5 4.8 इस टाइप की डिजाइन रेटिंग्स देखने को मिलेगी। बहुत ही कम ही लोग यहाँ पे ऐसे होंगे कि जिनको R15 वर्जन 3 का जो डिजाइन स्पेशली वो पसंद नहीं आया होगा। लगभग सभी लोगों को R15 जो वर्जन 3 मॉडल है इसका डिजाइन सभी लोगों को पसंद आ ही जाता है। भले किन्हीं लोगों को पुरानी वाली जो R15 की जनरेशन थी जैसे वर्जन 1 वर्जन 2 उनकी डिजाइन भले पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उनकी जो पिलियन सीट हाइट थी जैसा आप लोग जानते थे वो बुर्ज खलीफा पे थी। अभी भी बुर्ज खलीफा पे है लेकिन पहले की तरह नहीं है, पहले की तरह बुर्ज खलीफा के टॉप पे थी, अभी थोड़ी सी कम हो गई है। तो इसलिए हो सकता है कि पुरानी वाली जनरेशन की R15 की डिजाइन लोगों को ना पसंद आए, लेकिन इस वाली जनरेशन यानी जो वर्जन 3 मॉडल है R15 का इसको बहुत ही कम लोग इसके डिजाइन की वजह से नकारेंगे। और हाँ, यहाँ पे मैं बुलेट लवर्स रॉयल इनफील्ड लवर्स लोगों को टारगेट नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं कि जो रॉयल इनफील्ड लवर्स होते हैं उनको सिर्फ बुलेट ही पसंद आती है और स्पोर्ट्स बाइक लवर्स जो होते हैं उनको R15 RC KTM जो इस टाइप की बाइक्स होती है वो पसंद आती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो चौथी चीज है वो इस बाइक में आपको अच्छी देखने को मिलती है हाई टॉप स्पीड। जैसे अभी तक से आप लोगों ने सुन ही लिया कि इस बाइक में आपको टॉप स्पीड भी काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने आपको कंपेयर करके हल्का फुल्का बता दिया था कुछ पिछले वाले पॉइंट्स में। तो ये बात एकदम सही है कि अगर आपको टॉप स्पीड ज्यादा निकालनी है एक 150cc प्रीमियम 150 या फिर 200cc सेगमेंट की बाइक में, वैसे तो सबसे ज्यादा आपको टॉप स्पीड देखने को मिलेगी R15 वर्जन 3 के ही साथ।
तो अगर आप लोग संडे संडे हाईवे राइड करना पसंद है और अगर आप लोग वहाँ पे चाहिए कि भले मेरी बाइक थोड़ी स्टार्टिंग में पीछे रहे लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा आगे ही निकलना है, सबसे ज़्यादा हाई टॉप स्पीड में मेरी को चलना है, तो ये चीज़ में आपके साथ मदद करेगी R15 वर्जन 3। तो भले एक पल के लिए KTM RC 200 आगे निकल जाए, अपाची 200 आगे निकल जाए, लेकिन आखिर में यहाँ पे R15 वर्जन 3 सबको बीट करके आगे आ ही जाती है। तो टॉप एंड परफॉर्मेंस में ये जो बाइक है ये तो अपनी से बड़े इंजन वाली बाइक्स को बीट कर देती है। तो अगर 150cc की कोई बाइक्स को उठा के देखा जाए तब यहाँ पे कंपेयर करना ठीक ही नहीं होगा। तो दोस्तों 5th नंबर पे जो पॉइंट और यहाँ पे जो चीज आपको अच्छी देखने को मिलती है R15 वर्जन 3 के साथ वो है इसकी ब्रेकिंग। तो जी हाँ दोस्तों, R15 वर्जन 3 में आपको ब्रेकिंग में काफी अच्छी फीडबैक आती है। इसकी जो स्टॉपिंग पावर हो काफी ज्यादा अच्छी है थैंक्स टू इस डुअल चैनल ABS। आप लोग जानते हैं कि ये बाइक में डुअल चैनल ABS आता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। तो फ्रंट में इसमें आपको 282 mm का डिस्क मिलता है, रियर में 220 mm का डिस्क मिलता है। ऑल्दो रियर की जो साइज तो उसको और ज्यादा बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे यही डिस्क साइज के साथ और डुअल चैनल ABS का सेटअप के साथ इस बाइक की जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा अच्छी है। तो इसलिए लोग जब इस बाइक को टॉप स्पीड पे भगाते हैं, मतलब 140-150 kmph सब ऊपर भी भगाते हैं, तो सडन कोई चीज भी आ जाती है तो इसकी ब्रेकिंग काफी ज्यादा हेल्प कर देती है बहुत जल्दी बाइक की स्पीड को कम करने में। तो KTM की भी बाइक्स में आपको काफी अच्छी ब्रेकिंग में फीडबैक आती है। तो मेरे को KTM की बाइक्स के बाद जो दूसरी बाइक्स में अच्छी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस लगती है वो है R15। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस बाइक में ब्रेकिंग तो अच्छी देखने को मिल जाती है, इसकी जो इंजन परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी है, यहाँ पे आपको फीचर्स भी अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन अगर एक प्रैक्टिकल इंडियन बायर के बारे में बात की जाए, एक नॉर्मल रैशनल बायर के बारे में बात की जाए, तो वो एक ना एक बार जरूर फोकस करता है बाइक की माइलेज पर। वैसे इस टाइप की बाइक्स पे लोग उतना ज्यादा माइलेज पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी अगर जिन लोगों को माइलेज प्रायोरिटी से अगर एक स्पोर्ट्स बाइक लेनी है तब इस कंडीशन में R15 भी आपके लिए काफी ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो जी हाँ दोस्तों, 6 नंबर हम लोग बात कर रहे हैं माइलेज के बारे में। तो R15 वैसी बाइक है जिसमें कि आपको परफॉर्मेंस भी मिल जाती है, फीचर्स भी मिल जाती है जैसा मैंने आपको बताया, साथ ही में इस बाइक की माइलेज भी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है। तो अगर आप लोग बहुत ज्यादा रफ राइड नहीं करते हो तो इस कंडीशन में ये जो बाइक है ये आपको आराम से 40 से 45 kmph तक की माइलेज डिलीवर कर सकती है। और इवन हाईवे पे ये जो माइलेज की फिगर्स ये थोड़ी बहुत और भी इंक्रीज हो सकती है। तो आप लोग में से बहुत लोग जानते हो कि एक इंजन कैसे रन करता है। एक इंजन के अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है, तो जितना अच्छा इंजन के अंदर एयर आएगा उतनी अच्छा वो ब्रीथ करेगा और उसके अच्छे ब्रीथ करने की वजह से जो बाइक की माइलेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो वर्जन 3 के इंजन को यामाहा के इंजीनियर्स लोगों ने इतना अच्छे तरीके से डिजाइन किया है कि इसमें एयर इनटेक जो है वो काफी अच्छे तरीके से होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फ्यूल है वो एकदम अच्छे से बर्न होता है और फ्यूल अच्छे से बर्न होने की वजह से यहाँ पे इसकी जो माइलेज है वो भी काफी अच्छी आपको मिलती है, काफी निखर के मिलती है। तो इसके माइलेज के भी पीछे का कारण इसका VVA कहीं ना कहीं जरूर आता है, तो इसीलिए VVA के बारे में आप लोगों को जानने की जरूरत है। और इस चीज की वजह से इसकी माइलेज काफी ज्यादा बढ़ जाती है अपने पूरे सेगमेंट पे। मतलब अगर आप लोग कोई दूसरी 150cc 160cc बाइक को उठा के देखो या फिर कोई 200cc की बाइक को उठा, 200cc में तो इतना माइलेज आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 150 से 160cc सेगमेंट में भी इतना माइलेज आपको कोई बाइक डिलीवर करती है। जैसे कि अपाची 160 4V हो गई, NS 160 हो गई, इनमें भी आपको 40+ kmpl की जो माइलेज है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ माइलेज R15 वर्जन 3 इज ऑल्सो अ चैंपियन। अब दोस्तों यहाँ पे जो 7 नंबर पे जो पॉइंट और यहाँ पे जो हम लोग चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो है लिक्विड कूलिंग। तो आप लोग में से हर कोई जैसे जानते हैं कि R15 का जो इंजन है वो एक लिक्विड कूल्ड इंजन है और लिक्विड कूल्ड जो टेक्नोलॉजी है इंजन कूलिंग के टर्म्स में सबसे ज्यादा टॉप पे आती है। मतलब सबसे पहले एयर कूल्ड है, फिर ऑयल कूल्ड है, फिर लिक्विड कूलिंग है। तो एयर कूल्ड टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी और आज की डेट में ये ऑब्सोलेट भी हो गई है, क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स अपनी बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स बाइक में इस चीज को यूज नहीं करते, लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं हीरो और होंडा जैसे जो आज भी इसको यूज करते हैं। ऑयल कूल्ड जो इंजन होती है वो लगभग 150 से 160cc में काम कर देती है, लेकिन अगर एक हाई परफॉर्मेंस इंजन के बारे में बात की है तो उनमें लिक्विड कूलिंग इंजन का जरूरत जरूर से पड़ता ही पड़ता है। तो लिक्विड कूलिंग इंजन होने की वजह से R15 का जो इंजन है बहुत ही कम हीट जनरेट करता है और कम हीट जनरेट करने की वजह से इस बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो भी बने रहती है और कहीं ना कहीं इसकी जो माइलेज है इस चीज की वजह से भी आपको ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। तो वैसे अगर सेम R15 की प्राइसिंग में कोई दूसरी बाइक्स में अगर देखा जाए तो उसमें भले आपको लिक्विड कूलिंग इंजन देखने को मिल जाए, लेकिन कोई दूसरी आपको 150cc से 160cc बाइक में लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को नहीं मिलता है। चाहे वो अपाची 160 4V क्यों ना हो गई, NS 160 क्यों ना हो गई, जिक्सर 155 क्यों ना हो गई, या फिर आपको अपाची 200 4V में भी लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं मिलता है। और हाँ, अब आप लोग MT15 को मत काउंट करा देना कि बोलना कि भाई MT15 को कैसे बोल के उसमें तो लिक्विड कूल्ड इंजन आता ही है। तो दोस्तों वो R15 का ही एक भाई है, इसलिए मैंने उस बाइक को काउंट नहीं किया, क्योंकि वो भी यामाहा का प्रोडक्ट है, R15 भी यामाहा का, तो भला दोनों को एक साथ काउंट करके क्या बताया जाए। अब दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 7 पॉइंट्स बताया और ये 7 पॉइंट्स को मिलाकर मेरे को लगता है कि R15 जो है वो कहीं ना कहीं एक वैल्यू फॉर मनी बाइक जरूर बन जाती है। आप लोगों को क्या लगता है इस ओपिनियन पे कॉमेंट सेक्शन पे जरूर अपनी राय शेयर करिएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग R15 वर्जन 3 एक वैल्यू फॉर मनी बाइक तो है ही। तो अगर आप लोगों को ये सब पॉइंट्स अच्छी लगती है, अगर आपको ये सब जो प्रोज है, ये सब जो एडवांटेजेस है R15 के अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।